तो लास्ट क्लास में हम लोग का ये क्वेश्चन था, चेक वेदर दिस इज़ डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। ये आपका था। यहाँ पे v वेलोसिटी था, 1/2π एक नंबर है, m इंटू जी इंटू एल। m मास है, l एक लेंथ है, g आपका ग्रेविटेशन मतलब एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, i को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका फॉर्मूला ये है दिया हुआ है। तो आपको चेक करना है डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन निकालना है। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या है, l t⁻⁻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 ⁻
डायमेंशन ऑफ 1/2 पाई, सॉरी 2 पाई रूट m इंटू जी इंटू एल ओवर आई, इसका डायमेंशन निकालें। अब i का वैल्यू mr² है, तो यहाँ पे आप mr² पुट कर दीजिए, इसका डायमेंशन निकालना है। अब देखिए ये m और ये m डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन क्या है आपको डायमेंशन निकालना है। इसका डायमेंशन भी मास है, इसका डायमेंशन भी मास है, तो ये कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। और ये एक नंबर है और 1/2 पाई एक नंबर है, इसीलिए वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो आपको इसी का डायमेंशन बस निकालना है राइट हैंड साइड के लिए। तो ये डायमेंशन ऑफ g इंटू डायमेंशन ऑफ r² का 1/2 हो जाएगा ये। तो ये क्या होगा, g का डायमेंशन है l t⁻⁻2 और l का डायमेंशन l एक लेंथ है, लेंथ ही है वो l है, और r² का डायमेंशन लेंथ का स्क्वायर है, इसका क्या 1/2 होगा। अब यहाँ एक लेंथ है, यहाँ एक लेंथ है, यहाँ एक लेंथ स्क्वायर है, कट गया, और ये t⁻⁻2 और t⁻2 तो t⁻⁻1 हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या है, t⁻⁻1 है, लेफ्ट हैंड साइड का l इंटू t⁻⁻1 है। तो ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। तब इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी का ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं, ये गलत फॉर्मूला है। ऐसा कोई राइट हैंड साइड वाला वेलोसिटी है ही नहीं आपका, तो इसमें और कुछ चीज़ आपको ऐड करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला ही गलत है। ठीक है, तो ये आपको बता देता है क्या सही है क्या गलत है। क्या सही है तो नहीं बताता, एटलीस्ट क्या गलत है बोल देता है। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। हम लोग एक क्लास करेंगे जिसमें सोलली फर्स्ट चैप्टर का खाली प्रॉब्लम्स करेंगे। ये हम लोग का एग्जाम्पल्स सब था, हम लोग थोड़ा और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सब डील करेंगे। एक मैं वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, जिसमें 1-2 दिन बाद बनाऊंगा। जब आप फर्स्ट चैप्टर पूरा क्लियर हो गए पढ़ के, तो मैं उसके साथ और कुछ वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर के खाली न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो इसके बाद हम लोग एक टॉपिक कवर करेंगे जिसको मैं सेकंड चैप्टर काइंड ऑफ बोल सकते हैं, सेकंड ही चैप्टर है, CBSE बुक में वो सेकंड चैप्टर है शायद, उसका नाम है वेक्टर्स एनालिसिस। अब ये क्यों ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग को चारों ओर वेक्टर्स ही भरे हुए हैं। क्योंकि हम लोग का F = ma जो सबसे बेसिक इक्वेशन है, ये एक वेक्टर इक्वेशन है, ये वेक्टर है। तो आपको पता होना चाहिए वेक्टर क्या है। बहुत लोग क्या करते हैं, वो पढ़ लेते हैं वेक्टर, उनको कैलकुलेशंस आता है वेक्टर का, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन वेक्टर क्या है उनके अंदर में एक फीलिंग नहीं रहता है। तो इसमें हम लोग उसको कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग वेक्टर एनालिसिस के बाद हम लोग जाएंगे एरर एनालिसिस पे, एरर कैसे फाइंड करना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद जब सब हम लोग का रेडी हो जाएगा वेपन्स, जैसे इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया, ये मैथमेटिक्स ज़रूरी है क्योंकि वेक्टर एनालिसिस के बिना आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स नहीं पढ़ सकते। तो जब हम लोग का सब मैथ्स जो बैकग्राउंड चाहिए वो रेडी हो जाएगा, उसके बाद हम सब रेडी हो के न्यूटोनियन मैकेनिक्स करेंगे। तो मैं इसीलिए ये पढ़ा रहा हूँ पहले ही। तो ये ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइडेड है वेक्टर एनालिसिस। पहला क्या है, फर्स्ट पार्ट है आपका वेक्टर अलजेब्रा और सेकंड पार्ट है आपका वेक्टर कैलकुलस। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है। वेक्टर अलजेब्रा का माने है, मतलब है, देखिए पहले ये इजी है, मैं ये भी मानता हूँ, ये कंपेयर इससे ये डिफ़िकल्ट है, इससे ये इजी है, ये वाला इजी है, ये डिफ़िकल्ट है। ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, ये आपको ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है जनरली, ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है। लेकिन इसके दोनों चाहिए, न्यूटोनियन मैकेनिक्स करने के लिए आपको दोनों चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, इसके बिना नहीं होगा। तो ये एडवांस टॉपिक हम लोग एक
ट्रिक से नहीं पढ़ते हैं, हम लोग वेक्टर कैलकुलस नहीं करते हैं, हम लोग 12th क्लास में वेक्टर कैलकुलस नहीं करते हैं, हम नॉर्मल कैलकुलस पे काम चला लेते हैं। लेकिन कैसे चलाते हैं वो मैं बताऊंगा आपको वेक्टर कैलकुलस के अंदर, ठीक है। तो खाली कैलकुलस में आपको पढ़ाऊंगा, वेक्टर कैलकुलस नहीं पढ़ाऊंगा। आपका 12th क्लास में जो CBSE बुक में है मैथमेटिक्स में, वो कैलकुलस वो आपको आना चाहिए, कैलकुलस पढ़ाऊंगा। और कैसे बताऊंगा कि वो कैलकुलस से आप वेक्टर कैलकुलस, मतलब वेक्टर कैलकुलस एक्चुअली थोड़ा अलग होता है इससे, लेकिन काम चला लेंगे हम इससे। थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा लेकिन हो जाएगा, वही बात है। तो मैं ये कैलकुलस पढ़ाऊंगा, इसमें आएगा आपका कैसे डेरिवेटिव होता है, कैसे इंटीग्रेशन होता है, वो सब पढ़ाऊंगा। इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, ये सब पढ़ाएंगे। तो ये वेक्टर कैलकुलस ये ज़रूरी है उसके लिए। अब वेक्टर अलजेब्रा में क्या होता है, जैसे कि आप बचपन में पढ़े हैं, देखिए अरिथमेटिक मतलब होता है प्लस माइनस, ये अरिथमेटिक ही है लेकिन वेक्टर अलजेब्रा बोलते हैं। अरिथमेटिक मतलब है प्लस माइनस, अलजेब्रा मतलब है एक्स वाई जेड के साथ डील करना। आप बचपन में सबसे पहले अरिथमेटिक पढ़े होंगे, 2 + 3, 2 × 3, 7 × 3, 9 × 3। अरिथमेटिक मतलब क्या है, एक्स वाई, एक्स इंटू वाई, ये एक अरिथमेटिक ये है, क्या बोलते हैं, टर्म है। अरिथमेटिक मतलब सॉरी अलजेब्रा, अरिथमेटिक मतलब नंबर्स के साथ डील करना, नंबर्स के साथ, और अलजेब्रा मतलब एक्स वाई जेड ये सब के साथ। वेक्टर अलजेब्रा मतलब वेक्टर ये सिंबल के साथ डील करना, ए वेक्टर, बी वेक्टर्स, ये भी ऐसे सिंबल ही है एक्स वाई जैसे, लेकिन ये वेक्टर सिंबल है, इसीलिए बोलते हैं इसको वेक्टर अलजेब्रा। देखिए आपको पता होना चाहिए, अरिथमेटिक मतलब नंबर सबका सम प्लस माइनस डिवीजन वही सब होता है। अलजेब्रा मतलब होता है वेरिएबल सबका सम प्लस माइनस एक्स वाई जेड, लेकिन इसको वेक्टर अलजेब्रा क्यों बोलते हैं कि ये भी वेरिएबल है लेकिन ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, वेक्टर वेरिएबल है। इसको एक्स वाई भी लिख सकते हैं लेकिन ऊपर एक वेक्टर साइन दिया जाता है। तो ये सब का जिसे यहाँ किस सीखते थे, कैसे वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स प्लस वाई कैसे करते हैं, अलजेब्रा में सीखते थे। यहाँ भी वही सब सीखेंगे। यहाँ क्या सीखेंगे हम लोग, हाउ टू ऐड वेक्टर्स, ऐड सीखेंगे। मैं यहाँ छोटा छोटा करके लिख दे रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे वेक्टर का एडिशन सीखेंगे। पहले ये सीखेंगे व्हाट इज़ वेक्टर, क्योंकि बहुतों को ये भी नहीं पता होता है वेक्टर क्या है। उनको सब आता है क्या करना है उसके साथ क्या नहीं, लेकिन वेक्टर का कुछ फीलिंग नहीं रहता उनको, क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं। ये पहले सीखेंगे। दूसरा चीज़ सीखेंगे एडिशन सीखेंगे वेक्टर का, और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। तीसरा चीज़ सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न वेक्टर का। मतलब सीखेंगे मतलब मैं बस बताना चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा अलग है। हर छोड़िए ये मैं बाद में बताऊँगा, ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है वेक्टर के लिए, डिवीज़न कुछ नहीं होता है, मैं बताऊँगा जब ये पढ़ाऊँगा। क्योंकि हम नॉर्मल अलजेब्रा के साथ जो जो करते हैं वेक्टर अलजेब्रा में भी वही सब करेंगे। यहाँ पे एक्स वाई वेरिएबल्स थे, यहाँ पे वेक्टर वेरिएबल्स हैं, बस फ़र्क उतना ही है, वही सोचिए। और उसके लास्ट में पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। ये 4 टॉपिक हम कवर करेंगे, ये टाइम लग जाएगा थोड़ा काफ़ी। उसके बाद जाएंगे हम कैलकुलस में। कैलकुलस में क्या प्रॉब्लम होता है, देखिए वेक्टर कैलकुलस मतलब होता है कि आप वेक्टर सबके साथ डील करेंगे, वेरिएबल सब वेक्टर होगा, आपको वेक्टर इंटीग्रेशंस करना पड़ेगा, वेक्टर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, जो कि आपको पता नहीं है कैसे करना है। तो उसको, और वो एडवांस है इसीलिए हम लोग 12-11 में नहीं पढ़ाते हैं उसको। तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल डेरिवेटिव करते हैं। और यहाँ पे जब मैं आपको कंपोनेंट्स पढ़ाऊँगा ना वेक्टर का, उसको कंपोनेंट्स, वेक्टर का कंपोनेंट्स होता है, हर एक कोऑर्डिनेट में उसका कंपोनेंट्स होता है। एक एक कंपोनेंट को इंडिविजुअली डील करके हम इसी कैलकुलस से काम चला लेंगे। अगर होल वेक्टर के साथ एक साथ आपको डील करना है तो आपको ये चाहिए ही चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। लेकिन जेहेतु जिसलिए कि हम लोग कंपोनेंट के साथ अलग अलग डील करेंगे, एक्स कंपोनेंट के साथ अलग काम करेंगे, वाई के साथ अलग करेंगे। आपको कुछ सॉल्व करना है, पहले एक्स पार्ट सॉल्व कर दीजिए, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट दूसरे उसके बाद करेंगे, जेड कंपोनेंट फिर अलग से करेंगे। 3 बार करना पड़ेगा हम लोग को सॉल्व, तो इसी से काम चल जाएगा। लेकिन आपको सब एक बार में चाहिए तो इसको करना पड़ेगा, समझ में आया। तो ये बहुत एडवांस है, इसीलिए हम लोग इसको करेंगे। तो ये सब मैं पढ़ाऊँगा, ये काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसके बाद हम लोग जाएंगे वेक्टर कैलकुलस, जब सब खत्म हो जाएगा, एरर एनालिसिस पे, कैसे एरर फाइंड करना है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके मेजरमेंट में एरर कितना है। उसके बिना, जैसे कि आप कुछ चीज़ का हाइट फाइंड कर रहे हैं 10 मीटर है और आपका एरर ही 20 मीटर उसमें हो सकता है। 10 + 20 मतलब ऐसे मीटर, उसका एरर 20 मीटर है।
10 + -20 मीटर, इसका कुछ मतलब ही नहीं बनता है। क्या मेज़रमेंट किया है, एरर ही मेज़रमेंट से ज़्यादा बड़ा है। तो ऐसा कैसे हम लोग को एरर मेज़र करना है वो देखेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहाँ तक, डेसिमल, साइंटिफिक नोटेशंस क्या होता है वो देखेंगे। उसके बाद जब सारा वेपन्स हम लोग का रेडी हो जाएगा, उसके बाद सारा वेपन्स के साथ हम लोग लड़ने जाएंगे और न्यूटनियन मैकेनिक्स के साथ, क्योंकि इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया। अब ये मैथमेटिक्स जो है वो मैं पढ़ाऊँगा और उसके पास बाद जो एरर वगैरह है वो सब पढ़ाऊँगा। उसके बाद कंप्लीटली रेडी हो जाएंगे न्यूटनियन मैकेनिक्स समझने के लिए। तो ये मैथमेटिक्स स्टेप आपको करना ही पड़ेगा, इसके बिना आप न्यूटनियन जितना भी समझ ले आप वीक ही रहेंगे, ये अगर नहीं आता है आपको। तो अगर ये कर लिए तो आप वो भी कर लिए सोच लिए, क्योंकि लैंग्वेज ही मैथमेटिक्स है। तो आपको लैंग्वेज अगर नहीं आता है तो कैसे आप कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई आपको कैसे लिखने बोला इंग्लिश में, आपको इंग्लिश ही नहीं आता है तो कहाँ से वो एक्सपेक्ट करेगा कि आप एक अच्छा ऐसे लिखेंगे। आपका थिंकिंग भले ही बहुत क्रिएटिव है, बहुत कुछ सोच सकते हैं, लेकिन आप उसको वर्ड्स पे कन्वर्ट ही नहीं कर सकते इंग्लिश में, तो कहाँ से आप एक अच्छा ऐसे लिखेंगे। एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए दोनों ज़रूरी है, आपको क्रिएटिव थिंकिंग आना चाहिए, उसके साथ साथ जो लैंग्वेज में ऐसे लिख रहे हैं वो लैंग्वेज भी तो आपको आना चाहिए, नहीं तो वो थॉट्स ही रह जाएंगे। यही बात है, आप बहुत अच्छा सोचते होंगे, बहुत प्रॉब्लम्स अच्छा टैकल करते होंगे, अगर मैथ्स नहीं आता जो कि लैंग्वेज है तो आप प्रॉब्लम खाली सोचते ही रह जाएंगे, आंसर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स आपको रोक देगा, जैसे वहाँ लैंग्वेज आपको रोक रहा था ऐसे लिखने में, थॉट्स जितना। तो दोनों ज़रूरी है, किसी के बिना किसी कोई नहीं चलने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग ये अलजेब्रा का पार्ट करेंगे, वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर एनालिसिस में सबसे फर्स्ट पार्ट है वेक्टर अलजेब्रा। पहले सबसे पहला बात, वेक्टर क्या है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ ए वेक्टर। इसी में ये लेक्चर चल जाएगा लग रहा है, इसी में बहुत टाइम लगता है लोगों को ये समझने में। ये इतना व्हाट इज़ फिज़िक्स जैसा ये आसान क्वेश्चन नहीं है कि मैं खाली बोल दूँ फिज़िक्स इज ए सब्जेक्ट विच डील्स विथ नेचर, ऐसा नहीं है। ये बस बोल दूंगा डेफिनेशन तो आपको कुछ नहीं, हाँ ठीक है डेफिनेशन समझ गए, याद रखने से कुछ नहीं होता है। तो मैं बस डेफिनेशन बोलने के लिए बोल रहा हूँ। वेक्टर इज़ ए क्वांटिटी, ये डेफिनेशन बोलते हैं लोग, मतलब बुक में लिखा हुआ है, which has both direction and magnitude। चलो ठीक है ये डेफिनेशन, लेकिन ठीक है तब जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है डायरेक्शन भी होता है उसको वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वेलोसिटी का इतना मैग्नीट्यूड, इतना स्पीड से जा रहा है, वो डायरेक्शन उस डायरेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ है, साउथ टू ईस्ट है, ठीक है। लेकिन कुछ एग्जांपल्स है जो वेक्टर है, मतलब डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड भी है लेकिन वेक्टर नहीं है। जैसे आप जानते होंगे करंट यहाँ से एक वायर है, सोच लीजिए इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर करंट, एम्पियर ये लिखते हैं, इसका डायरेक्शन है मैग्नीट्यूड है, ये तो वेक्टर नहीं है। तो वेक्टर है क्या, पहला चीज़ ये डेफिनेशन गलत है, गलत नहीं है, इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट और गलत में डिफरेंस होता है, आधा सही है पूरा सही नहीं है, लेकिन पूरा सही डेफिनेशन बहुत मुश्किल है, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ। आप उतना ही प्रिसाइज बनने का कोशिश कीजिए जितना कि अब हो सकते हैं, नहीं तो ज़्यादा प्रिसाइज बनने की कोशिश में इक्वेशन सब इतना डिफ़िकल्ट हो जाएगी आप किसी को सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो मैं हमेशा ये मेरे को लगता है कि आप इतना डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम ढूंढिए ताकि वो सॉल्व कर सकते हैं आप, लेकिन इतना इजी होना चाहिए कि आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट ज़रूर होना चाहिए कि उससे आप कुछ सीख सकें। डेफिनेशन भी वही है, ये काफ़ी इजी डेफिनेशन है, इससे सीख सकते हैं हम लोग कुछ, लेकिन प्रिसाइज डेफिनेशन बहुत मुश्किल है इसका। मतलब है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, प्रिसाइज डेफिनेशन एक वेक्टर का कंपोनेंट्स का ये है, देखिए कुछ समझ में नहीं आएगा ये। क्या है क्या नहीं, ये डिफ़ाइन करता है कि वेक्टर्स कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। जो चीज़ का कंपोनेंट ऐसे ट्रांसफॉर्म होता है वो एक वेक्टर है, लेकिन ये डेफिनेशन हमको जानना नहीं है, हम लोग को काम चलाने वाला चाहिए, जो कि मतलब
चल जाएगा सब कुछ। तो हम लोग क्या करते हैं, यही चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर इज ए क्वांटिटी हुई एट बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड एज वेल एज, ये इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज फॉलोज द रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन। ये हम लोग एक्स्ट्रा क्यों ऐड कर रहे हैं, ये इसीलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। प्रॉपर डेफिनेशन वेक्टर का ये भी नहीं, ये भी वेक्टर का डेफिनेशन नहीं है। आप आगे जाके और एडवांस डेफिनेशन सब पढ़ेंगे जो कि ज़्यादा प्रिसाइज है, लेकिन इसी से काम चल जाएगा हम लोग का। क्योंकि करंट यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि करंट हो तो डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन वो ऐड नहीं होता है वेक्टर जैसा। 2 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर आपको बस 4 एम्पियर हो जाता है, तो वो वेक्टर जैसा ऐड नहीं होता है। तो उसका प्रॉपर डेफिनेशन यही है आपके लेवल के लिए, 11-12 के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग वेक्टर्स को कैसे फील करें, मतलब क्या है वेक्टर्स। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंबल देखिए, 1 एक नंबर है, वो अपने आप में उसका एक अलग सा दुनिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब एक नंबर है। x y z ये सब वेरिएबल्स है, वो एक अलग चीज़ है। वेक्टर्स ये अलग सा दुनिया है। जैसे पहले बचपन में आप क्या करते थे, पहले आपको 1 2 3 4 सिखाया जाएगा, उसके बाद हाँ, तो आप क्या सोचिए, ये वेक्टर सब एक अलग अपना दुनिया है। सोचिए जैसे कि बचपन में आप जब नंबर सीखते थे, पहले क्या करते थे आप, प्लस माइनस, पहले क्या सीखेंगे, पहले नंबर्स सीखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके सीखेंगे। उसके बाद क्या सिखाया जाता, एडिशन सिखाया जाता था। उसके बाद कैसे सब्ट्रैक्शन करना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डिवीज़न, ये सब ऑपरेशन आपको सिखाया जाता है। उसी टाइप का हम लोग पहले वेक्टर सीखेंगे। क्या है वेक्टर, अलग दुनिया। आप सोचिए कि नंबर्स का दुनिया इधर है, वेक्टर्स का दुनिया इधर है, ये दो अलग अलग चीज़ें बस। ये नंबर्स है, ये वेक्टर्स है, इनका इनसे कुछ लेना देना नहीं है। ये हम लोग नंबर्स सीख चुके हैं बचपन में, धीरे धीरे हम लोग कॉम्प्लिकेसी बढ़ाते हैं। पहले नंबर्स पढ़ लिए हम लोग, अभी थोड़ा अजीब ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग फील उतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं, लेकिन थोड़ा ट्राई करेंगे तो कर लेंगे, उसको सीखने वाले हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग नंबर्स। तो नंबर्स सॉरी वेक्टर्स। तो वेक्टर्स हम लोग का क्या है, एक अलग दुनिया है सोचिए। और उसका हम लोग, तो अलग दुनिया है, अलग चीज़ है, तो हम लोग को स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। तो हम लोग को वेक्टर का एडिशन डिफाइन करना पड़ेगा, वेक्टर का कैसे सब्ट्रैक्शन करता है डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये नया चीज़ है। आप डेफिनेशन देंगे कैसे ऐड किया जाता है, ऐड कैसे जाता है, रूल आप नंबर में सिखाते हैं, वैसा ही हम लोग यहाँ सिखाएंगे कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्शन किया जाता है, कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है वेक्टर का, कैसे डिवीज़न किया जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ ये 4 चीज़ कर सकते हैं, मतलब यहाँ भी ये चारों होगा। इनफैक्ट यहाँ डिवीज़न नहीं कर पाएंगे आप वेक्टर का, क्योंकि ये अलग दुनिया है। यहाँ जो है यहाँ वो होगा, ऐसा नहीं है। आप वही सोचिए, वेक्टर्स का अपना दुनिया अलग सोचिए, वो ये सब नंबर्स है मैथमेटिक्स में। तो नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक नंबर है, देखिए 1 एक फिजिकल क्वांटिटी है, 1 पेन, ये 2 पेन है, 2 मार्कर्स, ये 3 मार्कर्स हो गया। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 1 को रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, 2 को रिप्रेजेंट करते हैं 2 से, 3 को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल सब 1 2 3 का है। उसी तरह हम लोग वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे एरो से, लेकिन एक एरो से नहीं यही तो, क्योंकि सबके लिए अलग अलग सिंबल है 1 2 3 के लिए, तो सब वेक्टर के लिए अलग अलग सिंबल होना चाहिए। हाँ है, कैसे पता चलेगा अलग अलग वेक्टर है, एक इसका लेंथ अलग होता है ये वेक्टर का, और दूसरा क्या होता है, वेक्टर का डायरेक्शन अलग होता है। सोच लीजिए, और एक वेक्टर है यहीं स्टार्ट होता है, ऐसा है, तो ये वेक्टर बड़ा वेक्टर है, ये थोड़ा छोटा वेक्टर है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो वेक्टर्स को आप एरो टाइप का सोचिए अभी फ़िलहाल के लिए। धीरे धीरे हम लोग जब पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, कैसे कैसे करना है, क्या नहीं करना है। और वेक्टर क्यों ज़रूरी है, मैं ये मोटिवेट आपको करना चाहता हूँ, वेक्टर क्यों ज़रूरी है, क्यों पढ़ना है हम लोग को वेक्टर्स। देखिए, हम लोग को फाइनली न्यूटन्स लॉज को समझना है, 3 लॉज को, 3 गो लॉ है उसका, तीनों लॉ, जिसमें से हम लोग कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं F = ma, F = ma।
ये लॉ लिखते टाइम आप कभी नहीं बोलते कौन सा कोऑर्डिनेट में ये लॉ यूज़ करना है, हर एक कोऑर्डिनेट में ये लॉ वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि ये वेक्टर इक्वेशंस है। अगर आपको ऐसा एक लॉ चाहिए, क्योंकि मैं पहले बोला था जब हाउ टू सिलेक्ट योर कोऑर्डिनेट सिस्टम लेक्चर में पढ़ाया था, तो मैं बताया था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ करना आपका फ्रीडम है, आप जैसे चाहिए चूज़ कीजिए कोऑर्डिनेट्स। आप एक अलग हिसाब से कर सकते हैं, आपकी मम्मी एक अलग हिसाब से कर सकती है, सब में प्रॉब्लम क्वेश्चन आप ये न्यूटन्स लॉ अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं, सब में मतलब लॉजिकल आंसर ही आएगा। ये सब में काम करता है, वो इसीलिए काम करता है क्योंकि ये वेक्टर इक्वेशन है। अगर आपको एक ऐसा इक्वेशन ऐसा फॉर्मूलेशन चाहिए न्यूटनियन मैकेनिक्स का जो कि हर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में वैलिड हो, तो आपको न्यूटनियन मैकेनिक्स को इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, अल्टरनेट ऑप्शन कुछ भी नहीं है। यही और एक बार मैं बोल रहा हूँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्यों आपको मतलब वेक्टर्स फिज़िक्स में हर जगह दिखता है आपको, ये जब तक पता नहीं चलेगा आपको तब तक वो फील नहीं कर सकते हैं। अगर आपको एक ऐसा इक्वेशंस लिखना है जो हर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वैलिड हो, अगर आपको ऐसा इक्वेशंस लिखना है जो हर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में वैलिड हो, डिपेंड नहीं करता कौन कैसा चूज़ करे, तो आपको वो इक्वेशन सब इन टर्म्स ऑफ वेक्टर लिखना पड़ेगा। नहीं तो वो डिपेंड करेगा, हर एक कोऑर्डिनेट में अलग अलग आंसर देगा और अब क्वेश्चन पड़ जाएगी कौन सही है। सही तो सब है, तो हम लोग को ऐसा लॉज लिखना है जो कि हर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में वैलिड हो, तब आपके पास फ्रीडम होगा। कोई भी कोऑर्डिनेट सिलेक्ट कीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो लॉ हर जगह काम करता है। क्योंकि नेचर के पास अपना कोई बैकग्राउंड पहले से कोऑर्डिनेट सिस्टम है नहीं कि आप एक लॉ खाली उसी कोऑर्डिनेट के लिए लिखें। कहीं आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखता है कि एक्स वाई जेड ऐसे रखा हुआ, कहीं नहीं दिखेगा। तो आपको लॉज भी वैसे ही लिखना पड़ेगा। नेचर को अगर फॉलो कर रहा है तो कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और अब अगर आपको लॉ को कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट रखना चाहते हो तो वेक्टर से ही बना होना चाहिए, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। इसीलिए वेक्टर्स फिज़िक्स में हर जगह आता है। अगर जहाँ वेक्टर नहीं आता है हम लोग ज़बरदस्ती वहाँ वेक्टर्स बनाते हैं। जैसे कि आप सोच लीजिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट के बीच तो डिस्टेंस है, हम लोग तो डिस्टेंस से ही सब काम चला लेते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्यों डिफाइन करते हैं? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, क्यों डिफाइन करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस से तो काम चला लेते हैं, स्पीड से काम चल जाता है, लेकिन वेलोसिटी बोल के वेक्टर क्यों डिफाइन करते हैं? क्योंकि हम लोग को अपना फॉर्मूलेशन, जो फार्मूला सब वगैरह लिखने जा रहे हैं, जो न्यूटनियन फ्रेमवर्क को पढ़ने जा रहे हैं, वो वेक्टर के टर्म में पढ़ेंगे तो हम लोग को ये देखना नहीं पड़ेगा कि इस कोऑर्डिनेट में वैलिड है, उसमें वैलिड है, उसमें वैलिड है, वो सब में होगा ऑटोमेटिक। इसीलिए यही बस रीज़न है कि हम लोग ज़बरदस्ती जहाँ एक वेक्टर नहीं भी होता है वहाँ एक वेक्टर डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम वेक्टर के साथ जब तक रहेंगे हम लोग का इक्वेशन सब कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट रहेगा, और जब भी ज़रूरत होगा हम लोग को कुछ सॉल्व करने का, कोऑर्डिनेट अपने हिसाब से आराम से चुन सकते हैं, जो सबसे इजी होगा। ये जो 5 मिनट का मैं अभी बोला, ये जिस्ट है इस चीज़ का कि वेक्टर क्यों आता है। ये अगर आप समझ गए तो बहुत पार्ट फिज़िक्स का समझे, न्यूटनियन मैकेनिक्स का, और आपको बहुत सारा चीज़ ऑब्वियस सा लगेगा। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिफाइन करना कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसीलिए डिफाइन करते हैं। वेक्टर नहीं होगा तो चलेगा नहीं। एक्सेलरेशन तो वेक्टर है। वेलोसिटी को कोई स्पीड बाय टाइम नहीं बोलता है, वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बोलते हैं। कहीं क्यों? क्योंकि वही वजह से अगर स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगा तो ये वेक्टर नहीं होगा, वेलोसिटी स्पीड हो जाएगा। ये अगर वेक्टर बनाना है आपको तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कीजिए। तो वेक्टर्स इसीलिए आते हैं फिज़िक्स में, क्योंकि आपको चाहिए ही चाहिए ऐसा फॉर्मूलेशन न्यूटनियन मैकेनिक्स का जो कोऑर्डिनेट्स पे ना डिपेंड करे। ये सब चीज़ शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन आप थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, देखेंगे तो ये उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। कॉन्सेप्चुअली बहुत रिच है, लेकिन कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं है, बस समझना ही है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है जो मैं बोला, आप फिर से बैक कीजिए, उसी 5 मिनट जो मैं बोला उसको और एक बार सुनिए अच्छे से, लेकिन ये समझ जाइए कि क्यों होता है ऐसे, क्यों वेक्टर्स ज़रूरी है यूज़ करना। तो अब वेक्टर अगर ज़रूरी है यूज़ करना, उस पर तो कुछ मतलब अल्टरनेट रीज़न नहीं है, तो वेक्टर को हमको समझना ही पड़ेगा, वही समझेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग। मतलब ये यहाँ पे ख़त्म करते हैं क्यों वेक्टर ज़रूरी है। अब इसको तो अच्छे से समझिए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवीज़न करते हैं, वो सब देखेंगे धीरे धीरे। और सारा मैथ्स मैं पढ़ाऊँगा धीरे धीरे। और मैथ्स जब रेडी हो जाएगा आपका
तो आप मतलब बहुत फ्लुएंट हो जाएंगे, तभी हम लोग जाके न्यूटोनियन मैकेनिक्स करेंगे।